हेलो बच्चों, आप सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आई होप सभी की अच्छी प्रिपरेशन चल रही होगी। और जो मैंने कहा था कि क्योंकि डिवीजन स्टार्ट करते हैं अपन, तो लगभग एक पार्ट हो चुका था अपने प्रीवियस लेक्चर में एलपीपी का। बहुत ही इम्पोर्टेंट था, जिसमें अपन ने जाना था, क्या क्या जाना था, ग्राफिकल मेथड जाना था। उसके बाद अपन ने पढ़ा था आधारी हल कैसे निकालते हैं, अपभ्रष्ट और अपभ्रष्ट आधारी हल कैसे निकालते हैं। वो वहां से एक क्वेश्चन 100% आएगा। और फिर उसके बाद अपन ने जाना था क्या बोलते हैं, अवमूल समुच्चय कॉन्वेक्स सेट, जिसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। तो फिर उसके बाद अपने पास जो टॉपिक आज जो लेक्चर लेने वाला हूँ, आज एलपीपी को अपना पूरा क्विक रिवीजन, मतलब पूरा एलपीपी जो ग्रेजुएशन वाले पार्ट में पूरा अपना कंप्लीट हो जाएंगे इन 2 लेक्चर में। कम से कम इन दोनों लेक्चर को अगर सही से देख भी जाओगे तो मतलब है ना, 4-5 क्वेश्चन अपने सही हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और जो मेथड लेके आया हूँ सिंप्लेक्स मेथड, जिसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। सिंप्लेक्स मेथड होता है, वैसे तो मैंने पहले बता दिया था जब पहले वाले लेक्चर में, कि अपन यहाँ एलपीपी हल करने के तरीके देख रहे हैं ना। तो अगर ग्राफिकल मेथड की बात करते हैं तो ग्राफिकल मेथड में कितने दो चरों वाली समीकरणों को सोल्व करके ग्राफिकल से अपन उसका हल निकाल सकते हैं। लेकिन सिंप्लेक्स मेथड में क्या होता है कि दो या दो से अधिक चर वाली समीकरणों को अपन सोल्व करके उनका हल निकाल सकते हैं। तो दो, अब इसमें कंडीशन क्या है कि दो या दो से अधिक चर होने चाहिए, तो उसको आसानी से अपन एलपीपी को आसानी से सोल्व करके और उनका जो हल होगा इष्टतम मैक्सिमम हल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा है कि सिंप्लेक्स मेथड स्टार्ट कर रहे हैं, और यहाँ से एक या दो क्वेश्चन डेफिनेटली अपने फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड एग्जाम में आते हैं। तो सिंप्लेक्स मेथड क्या कहता है कि दो या दो से अधिक चरों वाली एलपीपी को अपन सोल्व करके उनका हल प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, अब इसमें देखो मैंने क्या लिखा है, इस विधि में आधारी सुसंगत हल जो होता है, अब ये मैंने सब बता रखा है कि आधारी सुसंगत हल क्या होता है, क्या नहीं होता है, सब बता रखा है। आधारी सुसंगत हल को उन्नत आधारी सुसंगत हल में परिवर्तित कर क्या ज्ञात करते हैं, इष्टतम हल ज्ञात करते हैं। यानी कि जो भी अपने पास आधारी सुसंगत हल को किस में बदलना है, अपन को उन्नत आधारी सुसंगत हल में परिवर्तित कर इष्टतम हल ज्ञात करना ही क्या कहलाता है, सिंप्लेक्स मेथड कहलाता है अपने पास। तो इसका जो अपने पास रूप होता है, यानी कि जो फॉर्म होती है सिंप्लेक्स मेथड की, जो फॉर्म होती है हमेशा किसमें होना चाहिए, सिंप्लेक्स मेथड जो देखो उद्देश्य फलन होता है, उद्देश्य फलन एक घातीय फलन यानी रैखिक फलन होता है। तो ये जो उद्देश्य फलन होता है हमेशा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम यानी कि अधिकतम वाला ना होगा। अगर मिनिमम है, अभी जो मेथड आगे उसकी क्रियाविधि है, सिंप्लेक्स विधि को कैसे सोल्व करते हैं उसकी क्रियाविधि में दिखाऊंगा। बाकी इसका जो फॉर्म जो किसको अपन कैसे पहचानते हैं, मैं इसको मैक्सिमम z इक्वल टू c1x प्लस c2x, ये लीनियर फॉर्म होती है, रैखिक संबंध होता है। और ये भी क्या होती है, लीनियर यानी रैखिक संबंध होता है, यानी कि a1x1 प्लस a1 2x2 इज लेस देन b1, और a21x1 प्लस a22 x2 इज लेस देन ग्रेटर देन b2 और x1 x2। यहाँ पर जो प्रतिबंध होगा, जो चरों का प्रतिबंध होगा, ऋणात्मक प्रतिबंध को संतुष्ट करना चाहिए। जो चर होंगे ऋणात्मक प्रतिबंध को संतुष्ट करना चाहिए, यानी कि इसका मान ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 है ना। तो ये नॉर्मल फॉर्म होती है। अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे तो मैट्रिक्स फॉर्म में कुछ भी नहीं करना है, ये x1 के जो गुणांक होते हैं x2 के गुणांक, इनकी औसत होती है। तो यहाँ पर ये c1 c2 आ जाएंगे, और ये जो अपने पास वेरिएबल है इनको कॉलम वाइज लिख देंगे, और बाकी इनकी जो कोफिशिएंट यानी औसत होती है उनको किस में लिख देंगे, पंक्ति यानी कि रो मैट्रिक्स में लिख देंगे। और बाकी इनके जो देखो x1 का कोफिशिएंट x2 का कोफिशिएंट इनको मैट्रिक्स रूप में, और बाकी वेरिएबल को किस में लिखना है, कॉलम रूप में। और जो चेंज चिन्ह होगा यानी कि मैक्सिमम के लिए क्या आता है, लेस देन आता है और लेस देन आता है। तो यहाँ पे भी लेस देन आ जाएगा, और यहाँ पर b1 b2 आ जाएंगे, और वही x1 x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ये रहेगा। इसको अपन बोलते हैं, यहाँ पर ये जो c1 c2 बोलते हैं अपन मूल्य सदिश या पोस्ट प्राइस। वहां पर पूछ सकता है कि इसको क्या कहते हैं, मूल्य सदिश या पोस्ट प्राइस कहते हैं। यहाँ पर इसको बोलते हैं अपन सक्रियता सदिश या एक्टिविटी वेक्टर, और ये बोलते हैं आवश्यकता सदिश यानी कि रिक्वायरमेंट वेक्टर। तो इनके नाम पता होना चाहिए कि c1 c2 को बोलते हैं मूल्य सदिश, इसको बोलते हैं सक्रियता सदिश, इसको बोलते हैं आवश्यकता सदिश। अब इसका जो मेथड है अपन जानेंगे, ध्यान देना। हाँ, तो हमने बिल्कुल अभी जस्ट पहले पढ़ा है कि जो सिंप्लेक्स मेथड क्या होता है, किसके लिए अपन सोल्व करते हैं, बाकी उसका मानक रूप अपन ने पढ़ा है।
कि सिंपलेक्स मेथड मैक्सिमम जेड में होना चाहिए, फिर उसके प्रतिबंध लिखे, प्रतिबंध लिखने के बाद उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा और किसको क्या बोलते हैं, कोष्ट प्राइस सक्रियता सदिश और ये आवश्यकता सदिश। अब यहाँ पर ध्यान देना, इसकी जो मेथड है क्रियाविधि, यहाँ से अपने पास अगर क्रियाविधि अपन को याद होगी तो अपन सिंपलेक्स जो सॉल्यूशन होगा उसको आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना, सबसे पहले क्रियाविधि क्या कहती है, अपने पास जो एलपीपी जो होगा, कोई सी भी एलपीपी हो का उद्देश्य फलन हमेशा किस में होना चाहिए, मैक्सिमम में होना चाहिए ना। कि जो भी अगर अपन को सिंपलेक्स मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करना है तो अपना जो उद्देश्य फलन होगा किस में होना चाहिए, मैक्सिमम में होना चाहिए। अगर सपोज करो कि अगर उद्देश्य फलन मैक्सिमम में नहीं होके अगर मिनिमम में हो, जैसे कि ये है, तो इसको अपन किस में बदलेंगे, मैक्सिमम में बदलेंगे। तो इसके लिए अपन को ये याद रखना कि इसमें एक संबंध होता है कि अगर किसी भी मिनिमम को मैक्सिमम में बदलना है तो उस मिनिमम को माइनस जेड से गुणा करके मैक्सिमम में बदल सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम जेड देश बराबर मिनिमम माइनस जेड है, यानी कि इसको इस समीकरण को माइनस से गुणा करके तो अपने पास क्या आ जाएगा, यानी कि पूरी इक्वेशन को पूरे टर्म्स को माइनस से गुणा कर दूंगा तो अपने पास मैक्सिमम जेड में बदल जाएगा। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि एलपीपी को उद्देश्य फलन किसमें होगा, मैक्सिमम में होगा। अगर मैक्सिमम में होगा तभी अपन सॉल्यूशन कर पाएंगे, मिनिमम में होगा तो उसको अपन को बदलना पड़ेगा। फिर उसके बाद है कि जो प्रतिबंध होंगे, जैसे कि ये प्रतिबंध है अपने पास, प्रतिबंध में बी का मान सदैव क्या होना चाहिए, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक होना चाहिए। जो अपने पास प्रतिबंध आएंगे जो कोई कितने भी हो सकते हैं, 2 या 3 कितने भी हो सकते हैं, तो प्रतिबंध में जो बी है आवश्यकता सदिश, इसका मान हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तभी अपन सोल्व कर पाएंगे। तो बहुत मतलब किसी भी एलपीपी को सोल्व करने से पहले अपन को ध्यान में रखनी चाहिए ये बातें, तब जाकर अपन एलपीपी को सिंपलेक्स मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तो b का मान क्या होना चाहिए, हमेशा धनात्मक होना चाहिए, यानी b इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यदि अगर सपोज करो कि इक्वेशन में यानी कि समीकरण में असमीकरण में b ऋणात्मक हो यानी कि नेगेटिव हो, तब क्या करेंगे, तो कुछ भी नहीं करना, b नेगेटिव है तो उस वाली समीकरण को किससे गुणा कर देंगे, -1 से गुणा करके धनात्मक बनाते हैं, उस समीकरण को क्या बनाते हैं, धनात्मक बनाते हैं। अब ध्यान देना, जो प्रतिबंध होंगे जैसे कि ये वाले प्रतिबंध, प्रतिबंध अब जैसे मैक्सिमम में समीकरण क्या होती है, समीकरण क्या होती है, इस लेस देन वाली है ना, तो इस लेस देन वाली या ग्रेटर देन वाली भी हो सकती है। तो प्रतिबंधों में प्रतिबंध जो होने चाहिए समीकरणों में बदलते हैं, यानी कि जो भी अपने प्रतिबंध होने चाहिए समीकरण में होने चाहिए, अगर प्रतिबंध समीकरण के रूप में हो तो उनको किसमें बदलेंगे, समीकरण में बदलेंगे, यानी कि प्रतिबंधों को समीकरण में रूप में बदलेंगे। अगर इस लेस देन वाली समीकरण हो तो इसमें प्रतिबंधों को समीकरण में बदलने के लिए अगर लेस देन एंड ग्रेटर देन वाली हो तो ऐसी कंडीशन में लेस देन में तो न्यूनतम पूरक चर क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और ग्रेटर देन वाली असमीकरण में अधिक की पूरक चर घटाते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि लेस देन वाली समीकरणों असमीकरणों को समीकरण में बदलने के लिए कौन क्या जोड़ा जाता है, तो न्यूनतम पूरक चर जोड़ते हैं। इसी तरह ग्रेटर देन एंड इक्वल वाली असमीकरण को बदलने में समीकरण में बदलने के लिए क्या जोड़ा जाता है, क्या घटाते हैं, तो अधिक की पूरक चर घटाते हैं। और इनका जो कोष्ट होती है यानी कि जो मूल्य होता है सदैव क्या होता है, शून्य होता है। आगे ध्यान देना, कृत्रिम चर इंपॉर्टेंट है, कृत्रिम चर से 100% क्वेश्चन बनता है कि कृत्रिम चर क्या होता है, आर्टिफिशियल वेरिएबल प्रारंभिक आधार में, यानी प्रारंभिक आधार क्या अपने पास b कैपिटल B में इकाई मैट्रिक्स प्राप्त करने के लिए अपन जो प्रारंभिक आधार बनाएंगे उसमें इकाई मैट्रिक्स बननी चाहिए। इकाई मैट्रिक्स बनने के लिए प्राप्त करने के लिए प्रतिबंधों में जो चर जोड़ा जाता है उसे क्या बोलते हैं, कृत्रिम चर। अगर मान लो अपन इन समीकरणों में बदल दिया, समीकरणों से अगर डायरेक्ट इकाई मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर इकाई मैट्रिक्स प्राप्त नहीं हो रही तो ऐसी कंडीशन में भी प्रतिबंधों में जो चर जोड़ते हैं उनको बोलते हैं कृत्रिम चर, जिसका मूल्य होता है हमेशा -m, और यहाँ m बहुत बड़ी धनात्मक संख्या है यानी कि m इज ग्रेटर देन 0 है, क्लियर है। और कृत्रिम चर जो होगा अधिक की कृत्रिम चर जो है, ध्यान देना कृत्रिम चर किससे जुड़ेगा, अधिक की पूरक चर, यानी कि जिसमें अधिक की पूरक चर घटाया जाता है या जो समीकरण में, बाकी जो न्यूनतम पूरक चर वाले समीकरण में कभी भी कृत्रिम चर नहीं जोड़ते अपन, और के साथ जोड़ा जाता है। और इसके बाद आगे कुछ 2-3 और पॉइंट है जिसको हम डिस्कस करके सवाल करेंगे। तो अपन ध्यान देना, आगे मैं बात कर रहा हूँ, अपन ने मेथड जान चुका है, बाकी कुछ और पॉइंट है जिसको अपन डिस्कस करते हैं। सबसे
सदिश यानी प्रारंभिक आधार अपन को प्राप्त करने के लिए क्या इसका निर्माण करते हैं, सिंप्लेक्स टेबल का निर्माण करते हैं, यानी सिंप्लेक्स सारणी बनाते हैं प्रारंभिक आधार प्राप्त करने के लिए। और अगर सिंप्लेक्स टेबल में Zj माइनस Cj इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू क्या हो, 0 हो, तब एलपीपी का इष्टतम हल प्राप्त होगा। यानी कि Zj माइनस Cj का मान सारे क्या होने चाहिए, पॉजिटिव, यानी कि 0 से बड़े होंगे, तब अपन एलपीपी का इष्टतम हल प्राप्त करेंगे। अगर एक भी अगर नेगेटिव रहेगा तो वापस अपन सिंप्लेक्स सारणी टेबल बनाएंगे। फिर Zj माइनस Cj इज लेस देन 0, तो अन्य अपन दूसरी टेबल सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं, जिसके लिए अपन को क्या चाहिए रहेगा, तो प्रवेशी सदिश, दूसरा रहेगा अवगामी सदिश और तीसरा रहेगा मूल्य सदिश। तो दूसरी टेबल बनाने के लिए अपन को तीन बातें चाहिए रहेगी, प्रवेशी सदिश, अवगामी सदिश और मुख्य अवयव। सबसे पहले प्रवेशी सदिश कैसे निकालेंगे, प्रवेशी सदिश यानी कि एंटरिंग वेक्टर। हमेशा पूछता है प्रवेशी सदिश क्या होगा, अवगामी सदिश क्या होगा और मुख्य अवयव क्या होगा। तो यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है कि प्रवेशी सदिश एंटरिंग वेक्टर यानी कि Zj माइनस Cj के अधिकतम ऋणात्मक मान, जो भी Zj माइनस Cj का मोस्ट नेगेटिव वैल्यू जो होगी उसको बोलेंगे अपन प्रवेशी सदिश, यानी कि एंटरिंग वेक्टर होगा अपने पास। अवगामी सदिश यानी डिपार्टिंग वेक्टर कैसे निकालेंगे, b अपन yj के सूत्र से, b अपन yj निकालकर इनमें जो लोवेस्ट अनुपात होगा यानी निम्नतम अनुपात होगा उसको अपन बोलेंगे अवगामी सदिश। और मुख्य अवयव क्या होगा कि जो अपने पास प्रवेशी सदिश और अवगामी सदिश का प्रतिच्छेदन ही क्या क्या कहलाता है, मुख्य अवयव कहलाएगा। तो मुख्य अवयव किससे प्राप्त होगा, प्रवेशी सदिश व अवगामी सदिश से प्राप्त होगा। इसके आगे का अपन सवाल डिस्कस करेंगे। तो अभी अपन ने सिंप्लेक्स मेथड जो था उसका क्रियाविधि अपन ने पढ़ी बिल्कुल अच्छे से, और सारे टॉपिक्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए कि जो जो कैसे अपन सॉल्यूशन करते हैं सिंप्लेक्स मेथड का। अब क्वेश्चन से लेते हैं, किसी भी अपन को एलपीपी को उसको सिंप्लेक्स मेथड में मानक रूप में सबसे पहले चेंज करना पड़ता है। मानक रूप में कैसे चेंज करेंगे, और यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा, वहां पर कोई सॉल्यूशन पूछेगा नहीं, बस वो ये पूछेगा कि इसमें इस एलपीपी में कितने न्यूनतापूर्वक चर जोड़े, कितने आधिक्यपूर्वक चर घटाए हैं। तो ध्यान देना, सबसे पहले ये सवाल अपने पास है ना, मिनिमम z दे रखा है x1 प्लस x2 और प्रतिबंध ये दोनों दे रखे हैं और x1 x2 इज ग्रेटर देन 0। तो मानक रूप में बदलने के लिए सबसे पहले जो एलपी सिंप्लेक्स मेथड में जो एलपीपी का उद्देश्य फलन होता है वो मैक्सिमम में होना चाहिए, और ये cx, और यहाँ पर होता है a x इज लेस देन एंड इक्वल टू b और x इज ग्रेटर देन 0 और b भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर है। तो मानक रूप ये होता है मैक्सिमम z इक्वल टू cx, ax इज लेस देन एंड इक्वल टू b और x इज ग्रेटर देन 0 और b इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर ध्यान देना, सबसे पहले मिनिमम z है, तो सिंप्लेक्स फॉर्म में मानक रूप क्या होता है, मैक्सिमम में होता है। तो और अपन जानते हैं मैक्सिमम से z मिनिमम को मैक्सिमम बदलने के लिए इसको माइनस से गुणा करते हैं, तो मैक्सिमम z बराबर माइनस x1 माइनस x2, इस पूरी समीकरण को किससे गुणा कर दिया, माइनस से। अब मैक्सिमम में कंप्लीट हो चुकी। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो b है अपने पास है ना, b का मान हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये तो पॉजिटिव है लेकिन ये क्या है, नेगेटिव। तो ये इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इस समीकरण को किससे गुणा करूंगा, माइनस यानी कि नेगेटिव यानी नेगेटिव चिन्ह से गुणा करूंगा। तो माइनस माइनस x1 माइनस x2 और इस लेस देन और अपने पास 5 आ जाएगा, है ना। और ध्यान देना यहाँ पर ये ऑलरेडी ऐसा कैसे है और ये है। अब ध्यान देना अपन को आधारित प्रारंभिक आधार चाहिए। प्रारंभिक आधार प्राप्त करने के लिए अपन को न्यूनतापूर्वक चर जोड़ना पड़ेगा और आधिक्य चर घटाना पड़ेगा, और गुणा मैट्रिक्स अपन को प्राप्त यानी इकाई मैट्रिक्स जो प्रारंभिक आधार होती है वही क्या होती है, इकाई मैट्रिक्स होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो मैक्सिमम z मैंने लिख दिया माइनस x1 माइनस x2। अब सबसे पहले देखो कौन सी इन प्रतिबंधों में से अपन लाएंगे, तो प्रतिबंध में लेस देन वाला चिन्ह है, लेस देन में क्या करते हैं, न्यूनतापूर्वक चर जोड़ते हैं। तो ये मैंने देखो न्यूनतापूर्वक चर x3 जोड़ दिया, क्योंकि इन लेस देन ग्रेटर देन वाली समीकरणों को किसमें बदलना पड़ेगा, समीकरण में बदलना पड़ेगा। तो इस लेस देन वाली समीकरण में तो न्यूनतापूर्वक चर जोड़ेंगे और ग्रेटर देन वाली समीकरण में क्या घटाएंगे, आधिक्यपूर्वक चर घटाएंगे। तो ये आधिक्यपूर्वक चर यानी माइनस x को घटा दें, लेकिन इससे अपने पास आसानी से प्रारंभिक इकाई मैट्रिक्स प्राप्त नहीं हुई। तो इसके लिए इकाई मैट्रिक्स प्राप्त करने के लिए अपन क्या काम में लेंगे, कृत्रिम सदिश। तो कृत्रिम सदिश किसमें जोड़ता है,
एक तो जो जो अपने पास प्रतिबंध हुआ तो समीकरण में हो या फिर ग्रेटर देन वाली में हो। तो ग्रेटर देन वाली समीकरण वो सी इसमें, तो इसमें जो है ये अपने पास कृत्रिम कृत्रिम चर जुड़ जाएगा किसमें, इसमें। अब आसानी से अपन ये इस प्रतिबंधों को किस में बदल लिया, समीकरण में बदल दिया। वो कितने चर हो गए अपने पास, चार, कितने हो गए, पांच चर हो गए ना, x5, और इन सभी का मान कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 पे होना चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान देना, मैंने ये इनका जो कॉस्ट होती है न्यूनतम प्रोडक्ट चर आदि की प्रोडक्ट चर की कॉस्ट क्या होती है, 0 होती है, और बाकी जो आधे कृत्रिम चर का मूल्य क्या होता है, -m होता है। और यहाँ पर अपन ने लिख दिया ये x3 क्या है, न्यूनतम प्रोडक्ट चर, x4 क्या है, अधिक प्रोडक्ट चर होता है। इससे गुणा की मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी, ये इनके कोएफिशिएंट लिख देंगे अपन, -1 1, फिर -1 5 1 0 0 1 -1, और ये मतलब इनका यहाँ पे x3 का कोएफिशिएंट कितना होगा, 0, वहां पे x4 का कोएफिशिएंट कितना होगा, 0, यहाँ पे लिख के अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 5। अब यहाँ पे 2/2 की मैट्रिक्स बन गई, तो 2/2 मैट्रिक्स इकाई मैट्रिक्स कौन सी होगी, तो 1 0 और एक 0 1, तो प्रारंभिक इकाई मैट्रिक्स आ जाएगी अपने पास अल्फा 3 और अल्फा 5, दोनों मिलाकर अपने पास प्रारंभिक आधार सदिश प्राप्त हो जाएगा। आगे का अपन बात करेंगे। तो अभी अपन ने एलपीपी को सिंपलेक्स से मानक रूप में अपन ने चेंज किया है। अब यहाँ पर अगर सिंपलेक्स टेबल से अपन सॉल्व हल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है अपने पास, सेकंड क्वेश्चन से मैक्सिमम जेट ऑलरेडी मैक्सिमम दे रखी है एलपीपी, और यहाँ पर ये सारे पॉजिटिव दे रखे हैं और ये लेस देन वाले, तो अपन डायरेक्ट अपन को आधार प्रारंभिक आधार निकाल लेंगे, फिर उसके बाद अपन सारणी बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैक्सिमम जेट है अपने पास, इसको इन समीकरणों को समीकरण में बदलने के लिए लेस देन वाली में तो क्या जोड़ेंगे, न्यूनतम गुणक चर, और दोनों लेस देन है तो दोनों में न्यूनतम गुणक चर x3 और इसमें जोड़ दूंगा x4। और डायरेक्ट अपने पास जब भी न्यूनतम गुणक चर वाली समीकरण होती है उसमें डायरेक्ट कोई कृत्रिम चर नहीं जुड़ता है, तो यहाँ से अपने पास एक प्रारंभिक आधार आ जाएगा, इकाई मैट्रिक्स आ जाएगी 1 0 0 1, तो यहाँ के अपने पास आ जाएगा अल्फा 3 और अल्फा 4। अब ध्यान देना, सिंपलेक्स सारणी अपन बनाएंगे, कैसे बनेगी अपने पास टेबल। यहाँ पर सबसे पहले आएगा CB B, और यह होता है प्रारंभिक आधार और ये प्रारंभिक आधार वाला चर होता है, और B जो होता है आवश्यकता सदिश, यहाँ पर G CJ की कॉस्ट होती है, और बाकी इनमें y1 y2 y3 y4 एलिमेंट होती है। तो सबसे पहले CB B प्रारंभिक आधार लिखेंगे। प्रारंभिक आधार क्या था अपने पास, अल्फा 3 अल्फा 4 लिख दिया। इनकी कॉस्ट प्रारंभिक आधार की कॉस्ट कितनी होगी, ये जो अपने पास अल्फा 3 अल्फा 4 की कॉस्ट कितनी है, 0 0, और इनका जो चर होगा x3, अल्फा 3 का चर होगा x3, अल्फा 4 का चर होगा x4, और इनकी जो मूल्य आवश्यकता मूल्य लिख दिया, b के मान रख दिए 15 और 12, और सारे कोएफिशिएंट रख दिया अपन ने समीकरण से 3 5 1 0 3 5 1 0, दूसरे समीकरण से 3 1 0 1 है ना। अब यहाँ से zj cj का मान निकालेंगे, तो zj cj का मान कैसे निकालेंगे, सबसे पहले CB और YJ को गुणा करके किसको घटाना, अपन को CJ को घटाना, तो इसको इससे गुणा करके इसको इससे गुणा करके दोनों को जोड़ के इसको करना होगा, तो माइनस का 2, सेम सभी को गुणा करके माइनस का 1 0 0, तो यहाँ से अपने पास यहाँ पे मोस्ट नेगेटिव कितना आ रहा है, माइनस का 2, तो ये तो हो जाएगा एंटरिंग वेक्टर, और यहाँ से डिपार्टिंग वेक्टर निकालेंगे, तो डिपार्टिंग वेक्टर के लिए मिनिमम रेशो निकालेंगे, मिनिमम रेशो क्या होगा, b/yj, b/yj यानी b का मान 15 और yj जो अपने पास एंटरिंग वेक्टर की वो होगी, तो 15 में 3 को डिवाइड करेंगे, इसी को 12 में 3 को डिवाइड करेंगे, तो मिनिमम देखेंगे, तो मिनिमम किसका, इनका, तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम, इनका जो प्रतिच्छेद होगा वो क्या होगा, की एलिमेंट, तो यहाँ से की एलिमेंट 3 आ जाएगा। और बाकी अगर पूछ लेगा एंटी वेक्टर होगा अल्फा 1 और डिपार्टिंग वेक्टर, तो यहाँ से ये जा रहा और किसको अपन को ये डिपार्टिंग हो रहा बाहर निकल रहा x4, यानी अल्फा 4 वाला डिपार्टिंग हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ पे इंप्रूव्ड जो बनेगा अल्फा 4 बाहर जा रहा है और कौन अंदर आ रहा है, अल्फा 1, तो जो प्रारंभिक सदिश होगा ये अल्फा 3 ऑलरेडी यहाँ पे था, अल्फा 1 आ जाएगा। तो यही से क्वेश्चन, बस आगे अपन को दो तीन, जब तक अगर zj cj का मान पॉजिटिव नहीं आ जाएगा जब तक अपन सोल्व करते जाएंगे, अगर एक भी मान अगर नेगेटिव रहेगा फिर वापस टेबल सारणी बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर अपने समझ सकते हैं कि एंट्रिंग वेक्टर पूछ सकता है, डिपार्टिंग वेक्टर पूछ सकता है, की एलिमेंट पूछ सकता है, और प्रारंभिक आधार पूछ सकता है, और दो तीन और कुछ बातें सिंपलेक्स मेथड की अपन जानेंगे। तो अभी अपन
अपन ने 2 क्वेश्चन सिंपलेक्स मेथड के पढ़े थे जिसमें से टेबल भी बनाना सीख चुके हैं, वहाँ से 1-2 क्वेश्चंस बनेंगे। यहाँ पर कुछ नोट है, अपने 2-3 बातें ध्यान में रखनी है जिसमें से क्वेश्चंस आ सकता है, यहाँ पर ध्यान देना। सबसे पहले यदि प्रारंभिक आधार में कृत्रिम चर विद्यमान है, यानी कि प्रारंभिक आधार ये है, इसमें मान लो कृत्रिम चर विद्यमान है और कृत्रिम चर का मान क्या हो, शून्य हो, यानी कि इसका जो मूल्य होगा इसका क्या होगा, शून्य शून्य है, और zj माइनस cj इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0 हो, तब एलपीपी का जो होने पर एलपीपी का जो हल क्या प्राप्त हो जाएगा, इष्टतम हल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एग्जामिनेशन यहाँ से क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन ऐसी कंडीशन में प्रतिबंधों में क्या होगी, अतिरिक्तता होगी, है ना। यानी कि देखना, ये कृत्रिम चर है, कृत्रिम चर का मूल्य 0 है और क्या सारणी में कृत्रिम चर विद्यमान है, और zj माइनस cj का मान भी क्या आ रहा है, इज ग्रेटर देन n इक्वल टू 0, तब इष्टतम हल प्राप्त हो जाएगा, लेकिन प्रतिबंधों में क्या होगी, अतिरिक्तता होगी। अगर प्रारंभिक आधार में कृत्रिम चर विद्यमान है लेकिन इसका मान शून्य नहीं हो, यानी कि कुछ भी हो सकता है, 0 के अलावा 5, 2, तब और zj माइनस cj इज ग्रेटर देन n इक्वल टू 0 होगा, तब ऐसी कंडीशन में एलपीपी का कोई सुसंगत हल नहीं होगा, यानी कि ऐसी इसमें तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसी कंडीशन, दूसरी वाली कंडीशन में कोई सुसंगत हल प्राप्त नहीं होगा, यानी कि इष्टतम हल विद्यमान नहीं होगा। और लास्ट में है कि zj माइनस cj इज लेस देन 0, यानी कि zj माइनस cj नेगेटिव हो और yij यानी कि y1 या y2 में से कोई सा भी मान नेगेटिव हो, तब एलपीपी का हल जो होगा अपरिवर्तित हल होगा। तो अपन ने इस वीडियो में जाना है कि सिंपलेक्स मेथड, और सिंपलेक्स मेथड से हर बार 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर चुका है, और सारा जो भी था लैंग्वेज वाले और समझाना, बिल्कुल मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, और बाकी नेक्स्ट क्लास में अगला वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।